Good evening, friends. Welcome to Questlink IS Prelims Mastery Program 2026. So today is the day 2 part 1 of this series. Questlink IS Prelims Mastery Program एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग MCQ के थ्रू से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में PYQs, MCQs, स्टैटिक एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज सारे इंक्लूडेड है। डिटेल्स में इस प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए आप इंट्रोडक्टरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं और शेड्यूल के लिए टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके आप डिटेल शेड्यूल देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. So the first question is, constitutional government means a representative government of a nation with a federal structure, a government whose head enjoys nominal powers, a government whose head enjoys real powers, a government limited by the terms of the constitution. So constitutional government का मतलब क्या होता है? ये constitutional government के बारे में यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी 2021 का है। तो व्हाट इज constitutional government, इसको समझने की कोशिश करते हैं। A constitutional government is one that functions strictly in accordance with the constitution of the land. तो constitutional government इसको बोलते हैं जो constitution के हिसाब से चलती है। इस सिस्टम में क्या होता है कि पावर ऑफ द गवर्नमेंट डिफाइन होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है और लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होते हैं जिसके पावर्स लिमिटेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिटेन है या अनरिटेन भी है, लेकिन अगर उसमें पावर्स जैसे सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ है, तो किसी भी एक गवर्नमेंट की किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी का पावर जो है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकता है। नहीं तो अगर अनलिमिटेड होगा तो वो टायरेनी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का जो सबसे डायरेक्ट मतलब होता है कि द power of the government is limited by the constitutions. All laws, policy and actions of the state must conform to the higher legal framework. है ना, इसमें रूल ऑफ द लॉ फॉलो किया जाता है rather than कि any rule of the person. ठीक है, the constitution as the basic law of the land lays down set established principles, rules and institutional arrangements through which the state is governed. ये स्टेट कैसे गवर्न किया जाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू से, उसके रूल्स के थ्रू से बताया जाता है। ठीक है, इट मे कंसिस्ट वन और मोर लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड रेगुलेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर एट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उस पर इट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इंश्योर्स द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इंश्योर करता है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, प्रिवेंट द आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर। कोई भी आर्बिट्री एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है, ये रूल ऑफ लॉ के थ्रू से आएगा। लेजिस्लेशन उसका फ्रेम करेंगे, उसके बाद रूल इम्प्लीमेंट उस रूल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। एंड अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट दैट इज अंडर द रूल ऑफ लॉ रादर देन द विल ऑफ द इंडिविजुअल रूलर्स। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो द आंसर डी will be the correct answer. So answer option D will be the correct answer. Okay, so let's move to the question number 2. Now coming to the question number 2, consider the following statements. 2014 का क्वेश्चन है यूपीएससी। A constitutional government is one which, फिर constitutional government से related है, it has been a repeated topic for UPSC. A constitutional government is one which places effective restrictions on the individual liberty in the interest of state authority. Okay, places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. तो देखो इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस दोनों में है। इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। ठीक है ना, इंडिविजुअल लिबर्टी पे इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन लगाती है स्टेट अथॉरिटी के लिए। ओके, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी होता है rather than रेस्ट्रिक्शन और इंडिविजुअल लिबर्टी होता है। ये लिबर्टी को प्रमोट करती है। लिबर्टी एक ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्स्टिट्यूशन गोल का, इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, उसके बाद फिर आपका जैसे राइट टू लाइफ, ये सब क्या होता है इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट करती है और रेस्ट्रिक्ट किसको करती है? अथॉरिटी ऑफ द स्टेट को। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज द
करेक्ट स्टेटमेंट, जैसे हम लोग ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं। इसको डिटेल से देखते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लिमिटेशन ऑन द स्टेट पावर थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड प्रिवेंट आर्बिट्री रूल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट उसको बोलते हैं जो कि इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है और आर्बिट्री रूल को जो है प्रिवेंट करता है। ठीक है, फर्स्ट में है जैसे कि यहाँ पे इसको प्रमोट करता है इंडिविजुअल लिबर्टी को, ना कि रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, नाउ a constitutional government does not primarily aim to restrict individuality in the interest of the state authority. On the contrary, unchecked on the individual liberty is a feature of authoritarian, not constitutionalism. ठीक है, अगर मान लो कि बहुत ज्यादा इंडिविजुअल लिबर्टी को हम रेस्ट्रिक्ट करते जाएंगे तो ये किस स्टेट की तरफ में चले जाएगा? दिस विल प्रमोट क्या? ऑथोरिटेरियनिज्म रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, the essence of constitutionalism lies in the place effective restriction on the authority of the state through the constitution, thereby safeguarding individual rights and freedoms. तो इसी के लिए हम लोग इसमें जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वैसे गवर्नमेंट को बोलते हैं जिसमें कि इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन अथॉरिटी पे लगाया जाता है। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोमोटिंग इंडिविजुअल लिबर्टी। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, now coming to the question number 2a. Okay, question number 2a is similar to the question number 2 और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी में। which one of the following statements reflects the chief purpose of the constitution of a country? chief purpose of the constitution क्या होगा? It determines the objective of the primary necessary laws. It enables the creation of political offices and a government. It defines and limits the power of the government. It secures social justice, social equality and social security. Chief purpose of the constitution हम लोग देख चुके हैं, defines and limits the power of the government. So option C will be the correct answer. It has already been discussed in the above question. Okay, so now let's move forward to the next question. That is question number 3. Okay, so coming to the question number 3, consider the following countries: United Kingdom, India, United States, New Zealand. Which of the above have unwritten constitution? Which of the above have unwritten constitution? तो ये चारों कंट्री में से हमें बताना है कि इसमें से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश में है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पहले हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं, मतलब रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो इसको चेक करते हैं। ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग एन नेशन फंडामेंटल लॉज, while an unwritten constitution relies on the collection of statutes, convention, judicial precedent, traditions without a unified text. तो देखो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है एक टाइम पर बैठी, ठीक है, और एक सर्टेन टाइम फ्रेम में एक डॉक्यूमेंट तैयार की जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये रिटन फॉर्मेट हो गया। इसी तरह से अमेरिका में भी जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बैठे और एक सर्टेन टाइम पीरियड में एक टेक्स्ट लिखते हैं जिसको कि एक्सेप्ट किया जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो बेसिकली एक कोई कंपाइल्ड टेक्स्ट नहीं होता है, एक सिंगल टेक्स्ट नहीं होता है, कोई सिंगल टेक्स्ट नहीं है। ये क्या है, ये बेसिकली क्या है कि जितने भी कन्वेंशंस हैं, ठीक है, जितने जुडिशियल प्रेसिडेंट हैं, जितने ट्रेडिशंस हैं, ये सब का जो मिक्स होता है इसको ही कॉन्स्टिट्यूशन समझाता है जा जाता है। तो इसको इस टाइप में जिसमें कि क्या है, ये कोई सिंगल टेक्स्ट नहीं है और किसी एक सिंगल टाइम पे नहीं लिखा हुआ गया है। तो ये अगर मल्टीपल टाइम में लिखा हुआ है, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, ठीक है ना, ये इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशनरी हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पाया जाता है, जैसे कि इसका प्राइम एग्जाम्पल है यूके, ठीक है, न्यूजीलैंड और यूएस, इंडिया, फ्रांस, ये सब में क्या पाया जाता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीज हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
तो बेसिकली इट विल बी यूनाइटेड किंगडम एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, now moving to the next question. So coming to the next question, that is question number 4. How many parts, articles and schedules was there in the original Indian constitution? Original Indian constitution मतलब जो 1949 में एक्सेप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो उसमें कितने पार्ट थे, कितने आर्टिकल थे और कितने शेड्यूल थे? ऑप्शन है 22 पार्ट्स 395 आर्टिकल्स 8 शेड्यूल्स, 24 पार्ट्स 450 आर्टिकल्स 12 शेड्यूल, 22 पार्ट्स 390 आर्टिकल्स 8 शेड्यूल, 24 पार्ट्स 425 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। सो बेसिकली द आंसर विल बी 22 parts, 395 articles and 8 schedule. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसको डिटेल से देखते हैं थोड़ा। ओरिजिनली 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड अ प्रियम्बल, एक प्रियम्बल था 395 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल में। ठीक है, लेकिन प्रेजेंटली क्या हो गया है कि एक प्रियम्बल है, 470 के आसपास में आर्टिकल आ गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते होते आर्टिकल्स की संख्या बढ़ चुकी है और ये जो 12 शेड्यूल इसमें भी इंक्रीज हो चुका है। ठीक है ना, बट ये क्वेश्चन पूछा है कि ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था स्टेटस। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस यही था, प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स 22 parts and 8 schedules. So option A will be the correct answer. So now move to the next question, that is question number 5. ठीक है, ये भी बेसिकली यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था रिगार्डिंग द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 22 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पावर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज are given in part 9A of the constitution. Okay, emergency power are given in the part 18 of the constitution, and provisions related to the amendment of the constitution are given in part 20 of the constitution. तो बेसिकली एक तरफ में आपको क्या दिए हुए हैं, प्रोविजंस दिए हुए हैं, सब्जेक्ट दिए हुए हैं, और एक तरफ में पार्ट दिए हुए हैं। तो अगर आपको 22 पार्ट पता हो कि किसके अंदर में क्या आता है, तो पॉइंट इज कि हम लोग फिर सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो लेट सी व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे एक एक करके। सो पार्ट 1 इज अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 1 से 4 तक हैं। पार्ट 2 सिटीजनशिप को लेकर है और ये 5 to 11 आर्टिकल में है। पार्ट 3 इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये सारे पार्ट्स को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे और इसको क्वेश्चंस के थ्रू से, एमसीक्यू के थ्रू से, पीवाईक्यू के थ्रू से ये करके समझेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। जस्ट होल्ड इट टिल देन। ठीक है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से 51 तक आर्टिकल्स। 4A इज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 5 इज अबाउट यूनियन गवर्नमेंट और इसमें अलग अलग चैप्टर्स है, 5 चैप्टर हैं एग्जीक्यूटिव को लेके, पार्लियामेंट को लेके, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट को लेके। चैप्टर 4 है यूनियन जुडिशरी को लेके, चैप्टर 5 है कैग को लेके। ठीक है, इसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में अलग अलग चैप्टर हैं। उसी तरह से 6 चैप्टर हैं इसमें, जनरल, एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट्स, द स्टेट। फिर पार्ट 7 है स्टेट्स इन द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया गया है। पार्ट 8 जो है ये यूनियन टेरिटरी के बारे में है। पार्ट 9 पंचायत के बारे में। पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटीज के बारे में जो क्वेश्चन में पूछा गया है। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, पार्ट 11। पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, देन पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन इंडिया। पार्ट 14 services under union and states. Part 14A tribunals. Part 15 elections. Part 16 special provisions relating to the certain classes. Part 17 official languages. Part 18 emergency provisions. Part 19 miscellaneous. Part 20 amendment of the constitutions के बारे में अभी पूछा गया था क्वेश्चन में। Part
21 टेम्पोरल ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस, एंड पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड ऑथोरिटी टेक्स्ट इन हिंदी रिपील्स। ओके, सो और पार्ट 18 ये इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, तो इसमें भी पूछा गया था क्वेश्चन में। तो पार्ट 18 देखिए, ये इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में ही है, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। पार्ट 20 ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। इसमें म्यूनसिपलिटीज के बारे में पार्ट 9A, तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। तो बेसिकली हमने देख लिया कि जो क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि पावर्स ऑफ द म्यूनसिपलिटीज आर गिवन to part 9A of the constitution, municipalities 9A correct, emergency provisions part 18 correct, and provisions related to the amendment part 20 correct। तो ये इसका तीनों करेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट, सो द आंसर विल बी डी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस यूनियन और स्टेट के बीच में कौन से पार्ट और चैप्टर डील करते हैं? तो ये हमने अभी दिखा था पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर वाले आंसर में, कि पार्ट 11 का जो चैप्टर 1 है ये डील करता है, पार्ट 11 डील करता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, और उसका जो चैप्टर 1 है जिसमें आर्टिकल्स 245 से 255 है, ये बेसिकली डील करते हैं आपको लेजिस्लेटिव रिलेशन में। यही चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में है। तो इन सब को हम लोग डिटेल से एक बार देखेंगे, बट अभी के लिए द आंसर विल बी पार्ट 11 एंड चैप्टर 1 6A। ये यूपीपीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या हुआ कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो हम लोगों ने जो भी अच्छे अच्छे फीचर्स थे उस समय अवेलेबल पूरे दुनिया के सामने, तो हम लोगों ने ग्लोबली वहाँ से बोरो किया है कि ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर हम लोग अपने देश में इम्प्लीमेंट कर सकें। सो coming to the next question, consider the following pairs features of the Indian Constitution borrowed from। तो इसमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं और ये किस देश से लिए हुए हैं, इसको हमें मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड किंगडम, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आईआरएस कॉन्स्टिट्यूशन और इमरजेंसी प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सो हमें बताना है कि इसमें से कौन से सही ऑप्शंस हैं, ठीक है, कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। लेट अस चेक। तो इसमें अब हम लोग एक एक करके देखेंगे सोर्सेस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन सा फीचर जो है किस कंट्री से लिया गया है। सो लेट्स चेक। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इससे हम लोगों ने बहुत सारा फीचर जो है बोरो किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय। इसमें फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब हम लोगों ने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 से। तो जो ऑप्शन लिया गया था इमरजेंसी प्रोविजन, तो पेयर 4 जो है वो करेक्टली लिया गया है। पेयर 4 इमरजेंसी प्रोविजन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। दिस पेयर इज करेक्ट। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया है, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोग्रेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकैमरलिज्म। ये कहाँ से लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम जितना भी है वो हमने किससे लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और ना कि ब्रिटिश यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पार्लियामेंट्री सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स। सो बेसिकली जो इसमें ऑप्शन 2 है, पेयर सेकेंड है, ये गलत है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया है? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियरी से जितना भी रिलेटेड है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, ऑफिसर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो पेयर 1 भी इनकरेक्ट है। बेसिकली पेयर 1 जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूनाइटेड किंगडम से नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स से है,
और पार्लियामेंट्री सिस्टम बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम यूनाइटेड किंगडम से है। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन पेयर 2 इज इनकरेक्ट, पेयर 4 इज करेक्ट। और अब डीपीएसपी देखते हैं कहाँ से आया है। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में जब देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो पेयर 3 बेसिकली करेक्ट है कि हमने डीपीएसपी जो है कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हमने डीपीएसपी लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 2 सही है, 2 गलत है। ठीक है, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Now coming to the next question, that is question number 8. Consider the following pairs features of the Indian constitutions borrowed from. क्या क्या फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और कहाँ से बोरो किए गए हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं, देखते हैं। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो चेक करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज्वाइंट सिटिंग लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए गए हैं, कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 कॉन्स्टिट्यूशंस। तो बेसिकली ज्वाइंट सिटिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिया गया है किससे, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। सिमिलरली सोवियत यूनियन से फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल। ठीक है, सोवियत यूनियन से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। सो फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत यूनियन से, सो दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हम लोग क्या लिए हैं, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्शन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ये भी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, ये बिल्कुल करेक्ट है। और प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से आया है, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आया है साउथ अफ्रीकन से। तो पेयर 1 एंड पेयर 2 इज इनकरेक्ट, while pair 3 and pair 4 is correct. So correct answer would be B, only 2. ठीक है, moving to the next question. Which of the following schedules of the Indian Constitution list the name of a state and specifies their territories? ये 2003 का यूपीएससी का क्वेश्चन है कि कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें नेम ऑफ द स्टेट्स और टेरिटरी होता है। तो बेसिकली ये फर्स्ट शेड्यूल है। ठीक है, बेसिकली दिस इज द फर्स्ट शेड्यूल। द शेड्यूल ऑफ द, हम लोग क्या देखे थे वहां पे कि टोटल कितने शेड्यूल थे, 12 शेड्यूल थे कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल क्या होता है कि शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अपेंडिसेस और एनेक्चर्स एट द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑर्गेनाइज एंड डिटेल स्पेसिफिक प्रोविजंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो ये एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल एक एनेक्चर की तरह होते हैं जिसमें कि स्पेसिफिक प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस ऑर्गेनाइज किए हुए होते हैं। ठीक है, टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन एंड मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ईजियर। ठीक है, इस शेड्यूल डील्स विद स्पेसिफिक एरिया सच एज स्टेट बाउंड्रीज, ऑफिशियल सैलरीज, पावर्स, लोकल बॉडीज, जो भी इसके निटी-ग्रिटी डिटेल्स हैं इसको शेड्यूल में डाल दिया गया। करेंटली 12 शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनली 8 थे। ठीक है, अब देखिए कि फर्स्ट शेड्यूल में क्वेश्चन क्या था कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वगैरह जो है कहाँ पे स्पेसिफाई है। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो है आर्टिकल 1 और 4 कवर होता है जिसमें कि लिस्ट ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दिए गए हैं सारे। एक बार हम लोग जो भी 12 शेड्यूल है उसको गो थ्रू करते हैं। सेकेंड शेड्यूल में क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसेस। ठीक है,
जो भी एमोलमेंट्स और अलाउंसेस है हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स का, वो सेकंड में है। थर्ड में जो है, थर्ड शेड्यूल में है फॉर्म्स और ओथ और अफर्मेशन, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं उसमें, ठीक है, उसके जो ओथ्स और अफर्मेशन है वो थर्ड शेड्यूल में है। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट टू द राज्यसभा, राज्यसभा से रिलेटेड जो एलोकेशन है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल इज रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। फिफ्थ शेड्यूल काफी बार पूछा गया है यूपीएससी में। फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, ठीक है। इसमें ट्राइबल वेलफेयर और गवर्नेंस का बात किया गया है फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल स्पेसिफिकली रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, एमएमटी है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ओके, सेवन शेड्यूल, इसमें हम लोग बात करते हैं, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करता है। एट शेड्यूल जो है लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बात करता है। नाइन्थ शेड्यूल जो है ये कुछ स्पेशल एक्ट्स के बारे में दिया जाता है, जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट किया जाता है उन एक्ट्स को वेलफेयर करने के लिए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे। 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एमपीज एंड एमएलए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, और 11th शेड्यूल जो है पंचायत के बारे में है, उसके पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। और 12th शेड्यूल जो है वो पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज को लेकर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि स्टेट्स और टेरिटरीज का नाम कहाँ पे स्पेसिफाई है, नेम कहाँ पे स्पेसिफाई है, तो वो फर्स्ट शेड्यूल में है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्क्राइब्ड इन द थर्ड शेड्यूल। अभी हम लोगों ने थर्ड शेड्यूल का डिस्क्रिप्शन देखा था कि उसमें ओथ्स और एफर्मेशन के बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्क्राइब्ड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि फॉर्म्स ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, फॉर्म्स ऑफ oath made by the Chief Justice of the Supreme Court, forms of oath of office for the President of India, ठीक है, forms of oath of President of India, forms of oath to be made by the Member of Parliament। तो अभी इसमें से पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो हम लोग थर्ड शेड्यूल के बारे में देखते हैं। द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फॉर्म्स एंड ओथ्स ऑफ द अफर्मेशन। थर्ड शेड्यूल क्या बात करता है? फॉर्म्स एंड ओथ्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनलिज्म में, ठीक है। तो जैसे कि थर्ड शेड्यूल हमारा जो बात कर रहा है वो यूनियन मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा है, उसके ओथ के बारे में। थर्ड शेड्यूल में जो है चीफ जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देना है कि इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है थर्ड शेड्यूल में, ठीक है ना, वो आर्टिकल 60 में प्रोवाइड दिया हुआ है, ठीक है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थर्ड शेड्यूल में आते हैं। तो बेसिकली इसमें ये जो ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्म्स एंड ऑफिस ऑफ द ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कवर नहीं हो रहे हैं, ये डायरेक्टली इसमें शेड्यूल में नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आर्टिकल 60 में कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बात किया गया है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, तो देन आंसर वुड बी सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन है फोर्थ शेड्यूल के बारे में। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पॉलिटिकल डिफेक्शन, पंचायत सिस्टम, लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस क्या है? 8th शेड्यूल है। पंचायत सिस्टम कौन सा शेड्यूल है? ये पंचायत सिस्टम 11th। पॉलिटिकल डिफेंस है 10th। एलोकेशन ऑफ सीट्स क्या है? ये है आपका फोर्थ शेड्यूल। द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एलोकेशन ऑफ स्टेट्स of the Council of States to the states and union territories. It specifies how many representatives of each state and union territory has in the Rajya Sabha. The schedule is linked with the Article 4 and Article 80 of the Constitution. Okay, so option A will be the correct answer. Moving to the next question, that is question number 12. If a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of the India, which one of the following statement best reflect the consequences? ये यूपीएससी क्वेश्चन है, 2022 में आया था कि अगर कोई एरिया 5th शेड्यूल में आ जाता है तो क्या उसके consequences हो सकते हैं? This would prevent the transfer of the land. This would prevent the transfer of the land.
सो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं? दिस विल प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ द लैंड टू द पीपल this would prevent the transfer of the land of the tribal people to non-tribal people. Okay, this would create a local self-governing body in that area. This would convert the area into union territory. The state having such areas would be declared a special category state. तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं कि दिस वुड प्रिवेंट अ ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल. ओके, ये हो सकता है. दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी. लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ये बेसिकली किस शेड्यूल में होता है? 6th शेड्यूल में होता है. दिस वुड कन्वर्ट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी. नहीं, इसके लिए तो फिर आपको अलग से फिर जो है एक अमेंडमेंट एक्ट वगैरह लेके आना पड़ेगा. ठीक है, या वहाँ पे इसके लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होगा. ठीक है. द स्टेट हैविंग सच एरिया वाज क्लियरेड स्पेशल कैटेगरी स्टेट. ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है. 5th शेड्यूल के अंदर में उसका प्रोविजन नहीं है. द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स एनी स्टेट एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ठीक है, क्योंकि ये जो चारों स्टेट है ये किसमें आ जाएंगे? 6th शेड्यूल में. तो इसको छोड़ के जो भी चीज है, जो भी एरिया शेड्यूल एरियाज है, वो 5th शेड्यूल के अंदर में आते हैं. ठीक है, तो शेड्यूल एरियाज को गवर्न करने का तो जो लॉ होता है वो 5th शेड्यूल में एरिया में अप्लाई होता है. उसका मेन प्रोविजंस क्या है वो एक बार देख लेते हैं. द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया और अप्लाई विद द स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शन. तो इसमें क्या है कि गवर्नर 5th शेड्यूल के अंदर में एम्पावर कर सकता है कि कोई भी पार्लियामेंट्री एक्ट जो है वो उस शेड्यूल एरिया में अप्लाई नहीं होंगे. उस पार्टिकुलर शेड्यूल एरिया में कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा. ये डिसाइड कर सकता है गवर्नर. ये डिसाइड कौन कर सकता है? ये डिसाइड कर सकता है गवर्नर. ठीक है. ही कैन ऑल्सो मेक रेगुलेशन फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ a scheduled area after consulting the tribes advisory of the council. Such regulations may prohibit or restrict the transfer of land by among the members of the scheduled tribes, regulate the allotment of the land to the members of the scheduled tribes and regulate the business of money lending in relation to the scheduled tribes. तो बेसिकली ये क्या होता है कि जो वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसके वेलफेयर के लिए वहाँ पे लैंड रेगुलेशंस को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है. मतलब रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय और अमंग द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो बेसिकली वहाँ पे जो लैंड है वो किसी नॉर्मल सिटीजन को उस एरिया में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है दैट दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल्स टू नॉन ट्राइबल पीपल. ये 5th शेड्यूल एरिया में अगर हो गया तो दिस देयर आर हाई चांसेस दैट दिस क्लॉज विल अप्लाई. ठीक है. So option A will be the correct answer. Also, a regulation may repeal any act of parliament or the state legislature which is applicable to the scheduled area. ठीक है. All such regulations required. मतलब आप कुछ जो पार्लियामेंट्री रेगुलेशंस होते हैं वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो कंसर्निंग द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल देयर. सो इसमें से हमें ये याद रखना है कि अगर 5th शेड्यूल हो गया तो दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल पीपल. ये रिपीटेड थीम है यूपीएससी का. सो जस्ट माइंड दिस. ओके, the next question is 12A and it is similar to the above question. Which schedule of the constitution of India contain special provisions for the administration and control of the scheduled areas in several states. तो scheduled areas के लिए आप लोग कौन सा है? आंसर विल बी 5th. ठीक है, 5th शेड्यूल जो है उसमें होता है. लेकिन अगर आपका ठीक है कुछ 6th शेड्यूल से क्या हो सकते हैं? 6th शेड्यूल से भी अप्लाई हो सकते हैं अगर, लेकिन उसमें असम, मेघालय, मिजोरम आ जाएंगे. ठीक है. अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में 6th भी रहता तो 6th भी हो जाता. तो बेसिकली 5th और 6th जो होते हैं वो शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं. सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. बाकी सेम ही एक्सप्लेनेशन है. 12B ये रिपीटेड क्वेश्चन है. फिर से देखिए यहाँ पे वही पूछा हुआ है कि अंडर विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ द ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पीपल्स फॉर माइनिंग
बी डिक्लेयर नन एंड वॉइड। तो वहाँ पे जो ऑप्शन था, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो ट्राइबल लैंड है उसको ट्रांसफर नहीं किया जाता है प्राइवेट एंटिटीज को, कौन सा शेड्यूल में ऐसा प्रोविजन है? तो बेसिकली 5th शेड्यूल में प्रोविजन है, बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो सेम ही है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13. Consider the following statements with reference to the Constitution of India. If the area in a state is declared as scheduled area under 5th schedule, if an area in a state is declared as scheduled area in the 5th schedule, then the state government loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration. Okay. The union government can take over the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendations of the governor. Means कि अगर कोई भी एरिया स्टेट में डिक्लेयर कर दिया जाता है शेड्यूल एरिया अंडर 5th शेड्यूल, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना एग्जीक्यूटिव पावर को लूज कर देगी उस एरिया में, और कोई एक लोकल बॉडी होगा जो अज्यूम कर लेगा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन को। द यूनियन ऑफ द गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन उस एरिया को टेक ओवर कर लेगी अंडर सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो अगर 5th शेड्यूल में किसी एरिया को डिक्लेयर किया जाता है तो इसका बेसिक फीचर क्या होता है, हम लोग देखे थे कि डिक्लेरेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अल्टर इंक्रीज और डिक्रीज शेड्यूल एरियाज इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक है, अगर 5th शेड्यूल एरिया में दिया जाता है तो डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा कंसर्न स्टेट में। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एंड स्टेट क्या होता है कि द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड टू द शेड्यूल एरियाज बट द गवर्नर हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मस्ट सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। देखो, इसमें स्टेट का ही एग्जीक्यूटिव पावर रहता है शेड्यूल एरियाज में, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि स्टेट अपना एग्जीक्यूटिव पावर को लूज कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन गवर्नर के पास एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक पीरियोडिक रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को सबमिट करना पड़ता है कि वहाँ पे जो भी डेवलपमेंटल एफर्ट्स हैं वो लिए जा रहे हैं कि नहीं, वेलफेयर के एफर्ट्स लिए जा रहे हैं कि नहीं। द सेंटर कैन इशू डायरेक्शन टू द स्टेट्स रिगार्डिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन। सेंटर जो है कुछ इशू कर सकता है डायरेक्शंस। ठीक है ना, कोई कंप्लीट टेक ओवर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का बात किया जा सकता है कि ईच स्टेट में जो है शेड्यूल एरिया में एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल किया जाएगा जो कि ट्राइबल वेलफेयर को लेके जो पॉलिसी सजेशंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। स्पेशल लॉ मेकिंग पावर्स होगा, गवर्नर कैन एग्जाम शेड्यूल एरियाज फ्रॉम सेंटर और स्टेट लॉज अप्लाइज टू देम, कि गवर्नर जो है हो सकता है कि कुछ लॉज को जो है वो एग्जाम्प्ट कर देगा कि उस एरिया में अप्लाई नहीं होगा। मेक रेगुलेशन फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस आफ्टर द कंसल्टिंग टीएससी। ठीक है, पीस और गुड गवर्नेंस के लिए कंसल्ट करेगा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से। और ऑल सच रेगुलेशंस रिक्वायर द प्रेसिडेंट। और एक चीज है, ये जो एस्पेक्ट है कि रेस्ट्रिक्ट लैंड ट्रांसफर, रेगुलेट लैंड अलॉटमेंट, कंट्रोल मनी लैंडिंग, ताकि जो है ट्राइबल पीपल की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें जो नॉन ट्राइबल पीपल हैं, जो शहर के लोग हैं, वो वहाँ के ट्राइबल जनसंख्या को एक्सप्लॉइट ना कर सके। इसको प्रिवेंट करने के लिए ये कुछ स्पेशल उसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं। नो प्रोविजन एग्जिस्ट अंडर द 5th शेड्यूल वेयर ए लोकल बॉडी अज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है कि एक लोकल बॉडी जो है पूरा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेगी। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। और नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर यूनियन टू टेक ओवर बेस्ड ऑन गवर्नर रिकमेंडेशन। तो यूनियन का कंप्लीट टेक ओवर होगा ऐसा भी कहीं बात कहा हुआ नहीं है। ठीक है, सो statement 1 is incorrect, 2 is also incorrect, दोनों statement incorrect है। So the option D will be the correct answer. Moving to the similar question, question number 13A. The provision in the 5th schedule and 6th schedule in the constitutions of India are made in order to, तो 5th schedule और 6th schedule में क्या है, basically protect the interest of scheduled tribes। ये हम लोग देख ही चुके हैं कि 5th schedule और 6th schedule में, 5th schedule में जो आप एरियाज हैं वो शेड्यूल एरियाज रहते हैं, और 6th शेड्यूल में MMTA। 6th शेड्यूल में कौन कौन से, 6th शेड्यूल में रहते हैं MMTA। ठीक है ना, मणिपुर, 6th शेड्यूल में मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। ठीक है,
तो 13A क्वेश्चन हो गया कि फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, ये सब तो सारे ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, marriage, divorce or adoption are the entry in the seventh schedule of the constitution under the following. List 1 union list, state list, concurrent list, none of the above. तो सेवन शेड्यूल बेसिकली वो डील क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स किसमें करते हैं, यूनियन और स्टेट के बीच में करते हैं, यूनियन और स्टेट के बीच में करते हैं। स्पेसिफाई द सब्जेक्ट विच लॉज कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट, स्टेट और बोथ। तो जो यूनियन लिस्ट में होता है उस पर लेजिस्लेशन किसका कर सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट करती है। जो स्टेट लिस्ट में होता है उसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेशन लेजिस्लेट कर सकती है, और जो कंकरेंट लिस्ट होता है उसमें पार्लियामेंट और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि मैरिज, डाइवोर्स और एडॉप्शन जो है वो किस में आता है। तो मैरिज, डाइवोर्स और एडॉप्शन जो आता है वो एंट्री 5 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट में आता है, ये 7th शेड्यूल में। तो इस लिस्ट को जो है हम लोग जब सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखेंगे, तो उसमें और डीपली देखेंगे, अभी तो बस एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट अमेंड्स द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन है। टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू include which of the following language। क्वेश्चन पूछे द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट, 71st अमेंडमेंट एक्ट ने जो अमेंड किया था 8th शेड्यूल में, तो उसके थ्रू से कौन कौन सा लैंग्वेज को ऐड किया था। 8th शेड्यूल में बेसिकली क्या होते हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजेस हैं वो मेंशन है। तो अब इसमें देखो कि पूछ रहा है कि कौन कौन सा लैंग्वेज जो वो 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से ऐड हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। अब हमें सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से इसमें लैंग्वेज जो है 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से ऐड हुए हैं। 8th शेड्यूल के बारे में देखते हैं। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये डील करता है 8th शेड्यूल क्या होता है, जो भी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू से, इट स्पेसिफाइज लैंग्वेजेस दैट आर एंटाइटल्ड टू ऑफिशियल रिकॉग्निशन एंड प्रमोशन बाय द यूनियन। ठीक है, एट प्रेजेंट में 8th शेड्यूल में कितने कॉन्स्टिट्यूशन हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। 8th शेड्यूल में टोटल कितने हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा लैंग्वेजेस है, देखो असम है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, इसमें से ये देखो कि जो सिंधी है, सिंधु को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 71st अमेंडमेंट एक्ट से है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये किससे हैं, 71st से। ठीक है, और बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये 92nd से है। ये किससे है, मैथिली 92nd से। तो आपका बोडो, मैथिली, संथाली आपका है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कौन कौन से लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये याद रखना है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अबाउट 9th शेड्यूल। The 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of। तो 9th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में लाया गया था। तो बेसिकली ऑप्शंस क्या हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो बेसिकली ये लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के थ्रू से। 9th शेड्यूल क्या है, 9th शेड्यूल was added to the Constitution of India by First Constitutional Amendment Act 1951। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये लाया गया था 1951 में। ठीक है, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्ट वाज टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म एंड अदर सोशल, जो भी आपके लैंड रिफॉर्म आए थे। ठीक है, तो उसको जो है उसको लीगल चैलेंज करने से बचाने के लिए जो है 9th शेड्यूल में लाया गया था। 9th शेड्यूल में लाने से क्या होता है कि एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है, लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है कि आप इसको जुडिशियली चैलेंज नहीं कर सकते हो।
हालांकि इसको बाद में जो है आयर कोयलो केस में बोल दिया गया था कि 9th शेड्यूल में जो भी जुडिशियल प्रोटेक्शन है वो ब्लैंकेट बैन की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 वाज एनेक्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये भी 9th शेड्यूल से रिलेटेड है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है, पार्लियामेंट जो है किसी लॉ को 9th शेड्यूल में प्लेस कर सकता है। द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट। ठीक है, ये एक्सट्रीम है स्टेटमेंट, बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ओके, सो हम लोग अभी 9th शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा देखे थे कि 9th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से इंसर्ट किया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लैंड रिफॉर्म और सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन को प्रोटेक्ट करना था, जो कि चैलेंज ना हो कोर्ट में वो अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, Parliament of India has the power to place a law in the 9th schedule by enacting constitutional amendment under Article 368। तो बिल्कुल आर्टिकल 368 में से आप अमेंडमेंट लाइए और 9th शेड्यूल में आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब क्या होता है 9th शेड्यूल में, जैसे कि आर्टिकल 31B में प्रोविजन है कि ये इम्यूनाइज कर देता है किसी भी लॉ को जो 9th शेड्यूल में इंक्लूड होता है। ठीक है, वेदर द लॉज, ठीक है, तो इससे इम्यूनिटी मिलता है कि आप लीगल चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो। ठीक है, हाउएवर द सिग्निफिकेंट जजमेंट, लेकिन जब अगर कोयलो केस हुआ था 1997 में, कौन सा, आईआर कोयलो केस 2007 में। ठीक है ना, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यूज। ठीक है, तो इसमें कोई ब्लैंकेट रिव्यू नहीं कर सकता है। इसमें आयर कोयलो केस में जो जजमेंट आया था, इसमें बोला गया था कि जो भी 24 अप्रैल 1973 है, मतलब जो डेट ऑफ केशवानंदा भारती जजमेंट है, उसमें जो इस डेट के बाद, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी जजमेंट आए हैं वो अगर 9th शेड्यूल के अंदर में भी प्लेस हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है, उसको देखा जा सकता है, उसके मेरिट को जज किया जा सकता है। देखो, और अगर कोई लॉ वायलेट करेगा बेसिक इंस्ट्रक्शन को तो उसको हम लोग स्ट्रक डाउन भी करेंगे। तो जो इसमें स्टेटमेंट बी है, द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड एंड to be any court and no judgment can be made on it, so basically this statement is incorrect। और फर्स्ट वाला है कि हाँ पार्लियामेंट तो डाल ही सकती है 9th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सो बेसिकली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो आंसर विल बी द ए, so the option A will be the correct answer, option A will be the correct answer। okay, coming to the next question, which of the following schedules of the Indian Constitution contains regarding anti defection। तो एंटी डिफेक्शन के बारे में बाद में तो हम लोग बहुत बात करने वाले हैं पार्लियामेंट में भी और पॉलिटिकल डायनेमिक्स में, कि एंटी डिफेक्शन कौन से शेड्यूल में आता है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं, सेकेंड शेड्यूल नहीं, 5th शेड्यूल नहीं, 8th शेड्यूल नहीं, 10th शेड्यूल, बेसिकली इट कम्स अंडर 10th शेड्यूल। द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, ये याद रखना है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 provided for the disqualification of the members of the parliament and the state legislature on the ground of defection from one party to, अगर किसी एक पार्टी का मेंबर दूसरे पार्टी में चला जाता है अंडर सर्टेन गिवन सर्कमस्टांसेस तो उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ये आपका किस शेड्यूल के अंदर में है, 10th शेड्यूल के अंदर में। फॉर दिस पर्पस इट हैज मेड 4 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडेड अ न्यू शेड्यूल 10th शेड्यूल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 10th शेड्यूल में जो डिस्कस किया गया है वो एंटी डिफेक्शन के बारे में बात किया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, ये यूपीएससी क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में। all political parties in the parliament are represented in the government. The government is responsible to the parliament and can be removed by it. The government is elected by the people and can be removed by them. The government is chosen by the parliament but cannot be removed before its completion of a fixed term.
तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है, चेक करते हैं हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंटर में भी स्टेट में भी। अंडर आर्टिकल 74 एंड 75 डील विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द सेंटर। आर्टिकल 163, 64 जो है स्टेट के पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो बेसिक फीचर वो ये है कि द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है, कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट कंटिन्यूज इन पावर, द गवर्नमेंट कंटिन्यूज इन पावर only as long as it's enjoy the confidence of the majority of the lower house and can be removed by no confidence motion। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट में होते हैं, तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। एज लॉन्ग एज ये इसका मेजोरिटी और इसका कॉन्फिडेंस को एंजॉय कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑप्शन है लेजिस्लेटिव का, तब तक ये सरकार में बने रहेंगे। और जैसे ही इनका कॉन्फिडेंस इस पे से टूट जाएगा तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया देन व्हाट विल हैपन, सरकार गिर जाएगी। ओके, सो अब स्टेटमेंट चेक करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, नेसेसरी नहीं है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, शायद है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, वी हैव टू चेक। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम लोग एक करके सारे फीचर्स को देखते हैं और उसके बाद कंक्लूड करते हैं कि कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो हम लोग अभी देख चुके थे कि आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में जो है इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को। पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो जो है वो हमारा फीचर है। सेकेंड है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हाँ, हमारा आर्टिकल 50 बताता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस के बारे में कि जुडिशरी जो है सेपरेट होना चाहिए। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विसेज, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस। तो ये सारे फीचर हैं, ठीक है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में भी आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट, तो हाँ फेडरल गवर्नमेंट भी आता है। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस है वो फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में दिया हुआ है, जिसमें कि डिवीजन ऑफ पावर्स दिया हुआ है। शेड्यूल 7 में अभी हम लोग देख चुके थे कि कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अंदर में, ठीक है। आर्टिकल 247 शेड्यूल में डिस्कस किया हुआ है। दो इंडिया हैज डिस्क्राइब यूनियन ऑफ स्टेट, इट्स फेडरल कैरेक्टर इज वेल एस्टेब्लिश्ड। सही बात है। आप जब एसआर बॉम्बे का केस देखोगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म को जो है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। तो बेसिकली ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेसिकली नहीं है। क्यों नहीं है, कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू, कोई एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेशन में, ठीक है, जैसे कि अमेरिका में होता है। लेकिन इंडिया में तो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है पार्लियामेंट के लिए। सो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी, कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। It is about we adopted parliamentary democracy based on British model, but how does this model differ from that model? Okay, so हम लोगों ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो ब्रिटिश मॉडल से बोरो किया था, बट इसमें और इंडियन मॉडल में कुछ डिफरेंसेस हैं। सो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स को देखते हैं। एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम और सोवरेन है, ठीक है, लॉ मेकिंग से के रिस्पेक्ट में, बट इंडिया में जो ये पावर है वो लिमिटेड है।
तो ये बात तो कुछ हद तक सही है, क्योंकि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके जो लॉ फ्रेमिंग है उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये बात कि अगर कोई अमेंडमेंट आता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिड है कि नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के थ्रू से रिव्यू किया जा सकता है। तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो सीम्स ट्रू। अब इसको डिटेल से देखते हैं कि द डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये बात सही है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। इसका मतलब कि यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट जो है कोई भी मेक अमेंड और रिपील एनी लॉ, ठीक है ना, कि कोई भी लॉ बना सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, और कोई भी कोर्ट जो है उसको उसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकती उस लेजिस्लेशन को। लेकिन इंडिया में जो है पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, ठीक है ना, इट्स पावर्स आर लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस, और यहाँ पे लॉ रिव्यू किया जा सकते हैं, और इवन की जो फंडामेंटल लॉ है उसको भी वॉइड किया जा सकता है अगर आर्टिकल 13 के थ्रू से देखें तो। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरेन है, बट इंडियन पार्लियामेंट में जो है वो लिमिटेड लेजिस्लेशन है। ठीक है, और सेकंड है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के रिस्पेक्ट में, तो आर्टिकल 145(3) प्रोवाइड करता है ना कि जो भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसका इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मिनिमम बेंच ऑफ 5 जजेस से करेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट होगा आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट, अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अमेंडमेंट करना है तो ये सेकंड स्टेटमेंट सिम्स भी सही लगता है। तो therefore 21 का आंसर हो जाएगा सी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। So in question number 22, given below are two statements. One is labeled A assertion and other is reason R. तो एक assertion reason दिया हुआ है और उससे related कुछ permutation combination है options में, चेक करते हैं। तो assertion है Indian federalism is called quasi federal. Okay. इंडिया रीजन है इंडिया हैज इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, रीजन दिया हुआ है। इसमें जो कोर्ट्स हैं वो है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Both option B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. तो इसमें देखते हैं कि फर्स्ट असर्शन जो है कि इंडियन फेडरलिज्म इज क्वासी फेडरल, ये तो सही लग रहा है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स। तो बहुत सारा इंडियन फेडरलिज्म में क्या है कि नॉन फेडरल फीचर्स है या यूनिटरी फीचर्स हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है ना, सिंगल रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, इमर्जिंग प्रोविजंस है। तो इन सब के थ्रू से क्या होता है कि हमारा जो सर्टेन बायस है टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है ना। और इवन आर्टिकल 1 में भी जो बोला गया है वो फेडरेशन डायरेक्टली नहीं बोला गया, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो है वो एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के एग्रीमेंट में, और इंडिया में कोई राइट नहीं है कि कोई फेडरल स्टेट जो है वो यूनियन से अलग हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फेडरल इन फॉर्म या यूनिटरी इन स्पीड भी बोला जाता है, और इसीलिए केसी वेयर ने इनको क्वासी फेडरल भी बोला था। ठीक है, या अलग अलग कभी कभी पूछ देते हैं कि जैसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म किन्होंने बोला था, मॉरिस जोन्स ने, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था, फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी ये एवर जेनिंग्स ने बोला था। इसके लिए असर्शन ए तो राइट है। अब रीजन बी पे जाते हैं। अब रीजन बी में बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिशेस एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये बात तो सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और इसके पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी किस लिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन रहे, और किसके थ्रू से, बाय एम्पावरिंग द जुडिशियल रिव्यू, एंड दूसरा है कि सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, तो इंडियन जुडिशरी के पास ये है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को
मेंटेन रखने के लिए उनके पास जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए और क्या मेजर्स हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू जजेस है, फिक्स सर्विस कंडीशन है, ठीक है, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट है। तो जो रीजनिंग है वो भी करेक्ट है, लेकिन ये जो रीजन का स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन जो असर्शन है उसका ये करेक्ट रीजन नहीं है। मतलब कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, इसके लिए ही ये क्वासी फेडरल बोले जाते हैं। इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली दोनों करेक्ट हैं। ए एंड आर आर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना। हाउएवर इंडियन फेडरलिज्म इज क्वासी फेडरल नॉट बिकॉज ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं है, लेकिन जो उसमें यूनिटरी फीचर्स हैं या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, जो यूनिटरी बाइसेस हैं, उसके कारण जो है क्वासी फेडरल बोला गया है, ठीक है। So therefore option B will be the correct explanation because both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Okay. So moving to the next question, question number 23. Question number 23 क्या बोल रहा है? Which of the following characteristics is the most common between federal system of India and America? इंडिया और अमेरिका के बीच में मोस्ट कॉमन फेडरल क्या है? तो बेसिकली ये जो कंपेरिजन ऑफ इंडियन एंड अदर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस है वहाँ से लिया गया है। ये हालांकि यूपीएससी प्री में 1993 में पूछा भी है, तो एक बार चेक करते हैं कि जो सिटीजनशिप है तो इंडिया में क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। लेकिन यूएसए में क्या है कि डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे जो एक फेडरल सिटीजनशिप है और एक स्टेट का भी सिटीजनशिप होता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। आपको अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिटीजनशिप नहीं मिलता है। इंडिया में क्या है कि 3 स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि इंडिया में क्या है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट, जो हम लोग शेड्यूल 7 में देखते हैं, ठीक है। बट यूएसए में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद फिर डुअल जुडिशियल सिस्टम, इसको देखते हैं। इंडिया में क्या है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है इसके सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट है, इसके सबऑर्डिनेट जो है जो भी लोअर कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि ये लोग जो है इंटीग्रेटेड है, ठीक है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को डायरेक्ट कर सकती है, हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को डायरेक्ट कर सकती है या इसके डिसीजंस को रिव्यू कर सकती है, और ये हिरार्कियल है इन नेचर, ठीक है। लेकिन यूएसए में जो है ऐसा नहीं है, यूएसए में जो है फेडरल और स्टेट कोर्ट जो है वो अपना इंटीग्रेटेड तरीके से काम नहीं करते हैं, दे वर्क सेपरेटली, ओके। अब देखो कि फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जो है कॉमन चीज है, ये चीज जो है इंडिया और यूएसए में कॉमन है, ये इंडिया और यूएसए में क्या है कॉमन है। बोथ कंट्री सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रिटेशन एंड द गार्डियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है और कि सुप्रीम कोर्ट ही जो है फाइनल इंटरप्रिटेशन एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये चीज अमेरिका में भी है। तो दिस पॉइंट विल बी द आंसर ऑप्शन डी, फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 23 का डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। ये स्टेटमेंट 1 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड है कि ऑल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 368 कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद द रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, ठीक है। some provisions of the constitutions can be amended by a simple majority of the parliament in the manner an ordinary legislative process। तो इसमें देखो कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिजिड और नॉर फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड किया जा सकता है उसका अमेंडमेंट प्रोसेस में क्या हो सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके लिए कि मतलब कुछ कमी प्रोसेस चाहिए होते हैं, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको कि बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया हुआ, उनको चेंज करना थोड़ा टफ है। तो आर्टिकल 368
नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि दो टाइप का प्रोविजन होता है. सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है ना. मतलब स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग. ठीक है. एंड ए मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस. मतलब कि हम लोग जब इसको देखेंगे आर्टिकल 368 को अमेंडमेंट प्रोसेस में, इसको बहुत डिटेल से देखेंगे कि इसमें स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है. और आर्टिकल 368 में दो प्रोविजंस दिए हुए हैं. एक तो है कि सम प्रोविजंस को स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से पास करना होता है, और सम प्रोविजंस जो है वो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स. मतलब कि इसमें दो क्लॉज दिए हुए हैं कि एक तो है कि सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगा, और एक होगा कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए. ठीक है ना. दो प्रोविजन इसमें आते हैं. हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है सिर्फ इसी दोनों तरीके से नहीं हो सकता है, आउट ऑफ आर्टिकल 368 भी हो सकता है, जिसमें कि सम प्रोविजंस जो है वो कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से भी हो सकते हैं. तो इसमें क्या है कि जो स्टेटमेंट थर्ड है, सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन द मैनर ऑफ द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस. कि जो जैसे ऑर्डिनरी जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में जो ऑर्डिनरी अमेंडमेंट होते हैं उसके थ्रू से ऑर्डिनरी जैसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, ऑर्डिनरी बिल पास किया जाता है, उस तरीके से भी जो है सम प्रोविजंस को चेंज किए जा सकते हैं. हम लोग इसमें देखेंगे जब अमेंडमेंट प्रोसेस को अलग चैप्टर में पढ़ेंगे तो कैसे कैसे कौन कौन से इसमें इस तरह से प्रोसेस इंक्लूड किए जा सकते हैं. ठीक है. सो स्टेटमेंट 3 इज राइट, और स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो राइट, बिकॉज की कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पोर्शन रिजिड है और कुछ पोर्शन फ्लेक्सिबल है. ऑल प्रोविजंस under the article 361 can be amended by a special majority of the parliament with the ratification of the. तो अब यहाँ पे देखो कि जो स्टेटमेंट सेकेंड है, ऑल प्रोविजन अंडर 368 कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल. देखो इसमें ऑल प्रोविजंस जो है वो अमेंड नहीं किए जा सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द स्टेट विद द रेटिफिकेशन. ऑल एक्सट्रीम है यहाँ पे वर्ड. तो बेसिकली इसमें सम प्रोविजंस जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, और सम प्रोविजन जो है रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट से होते हैं. सो स्टेटमेंट 2 इज पार्शियली इनकरेक्ट. ठीक है. तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट of the 2 and 3 are correct. That explains statement 1. So option C will be the correct answer. So coming to the final question, question number 25. Democracy's superior virtue lies in the fact that it can calls into activity. तो डेमोक्रेसी का सुपेरियर वर्च्यू क्या है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं. द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन. कि जो ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन का इंटेलिजेंस होता है और कैरेक्टर होता है, उसको प्रायोरिटी देता है, उसको वर्च्यू मानता है. द मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप. ठीक है. सुपीरियर इंडिविजुअल विद द डायमिनिज्म एंड विजन, ए बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स. तो बेसिकली देखो कि जिसमें डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, ये कौन सा है? कम्युनिस्ट और पार्टी बेस्ड कल्चर इसमें है ना. सुपीरियर इंडिविजुअल विद, जहाँ पे सुपीरियर इंडिविजुअल का बात किया जाता है, ये ऑथोरिटेरियनिज्म के थ्रू से देखा जाता है, नाजिज्म फासिज्म में. मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप. ठीक है. तो ये जो ब्यूरोक्रेसी वाला चीज है, तो इसमें उस पोर्शन के थ्रू से देखा जाता है. तो जो ये डेमोक्रेसी का कोई मतलब जो सुपेरियर वर्च्यू नहीं हो सकता है, ये एग्जीक्यूटिव लीडरशिप तो अदर गवर्नमेंट में भी हो सकती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी. ठीक है. तो द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन. डेमोक्रेसी बेसिकली हम लोग डेमोक्रेसी से क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. रूलर्स जो होते हैं पीपल के थ्रू से इलेक्टेड किए जाते हैं. ठीक है. रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल टू take all major decisions. Elections offer a choice of fair opportunity to the people to change their current rulers. और ये रूलर जब पीपल के थ्रू से चुने जाते हैं तो फिर चेंज भी हो सकते हैं. ठीक है. ये इनको फिर जो है चेंज भी किया जा सकता है. ठीक है. द एक्सरसाइज ऑफ चॉइस लेड टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट. ठीक है. तो अब ये जो भी रूल करेंगे तो उनको बेसिक कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा, सिटीजन्स का राइट्स को इंश्योर करना पड़ेगा.
ठीक है ना। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो सुपीरियर वर्च्यू है वो इस चीज में लाई करता है, टू मोबिलाइज एंड रिफाइन द इंटेलिजेंस, मोरल जजमेंट, कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ठीक है, कि अब ऑर्डिनरी सिटीजन्स का अगर इंटेलिजेंस है तो वो अगर अच्छे रूलर को चुनेंगे, अगर इंटेलिजेंस कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं है तो शायद उतने अच्छे लीडर को वो नहीं चुन पाएंगे। ठीक है, इन सबको जो है कुछ थिंकर्स हैं जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल है, उन्होंने भी बोला था कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डेवलप सिटीजन्स मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने तो अपने एड्रेस में बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, सेंटरिंग ऑर्डिनरी सिटीजन इन गवर्नेंस। ठीक है ना। जो टोक्योविले थे उन्होंने भी जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंपटीशन का बात किया है। रूसो ने जो अपने जनरल विल है उसमें भी जो है एज्यूम किया है कि रैशनल कलेक्टिव डिसीजन लेंगे और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के थ्रू से, मोरल एजेंसी ऑफ द पीपल, इन्होंने इन सब से डिस्कस किया है। तो इन सब से निष्कर्ष यही निकलता है कि डेमोक्रेसी बेसिकली जो है अपने सुपीरियर वर्च्यू में किस चीज को मानती है, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन, तो यही डिफाइन करता है। तो आज का जो क्वेश्चंस है यहीं पे खत्म होते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डे 2 वी विल डिस्कस द प्रीएम्बल ऑफ द इंडिया। ठीक है, आप लोग जो इसका डिटेल्ड नोट्स है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, कीप स्टडिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।